So here we start with a new topic, that is financial statement analysis. So when I talk about the financial statement का मतलब हो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. उसको हमें कंपेयर करना है, उसे हमें एनालाइज करना है. लास्ट ईयर का विद द करंट ईयर या लास्ट 3 साल को हम कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने के वर्ड हम बोल सकते हैं एनालिस करना. दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो यहाँ पे आप जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में अबाउट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहेगा. देन यू विल टॉक अबाउट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे. सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. The process of critical evaluation of financial information contained in the financial statement. हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड होगी, हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारा एसेट कितना है, हमारी लाइबिलिटी कितनी है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स कितने हैं. In order to understand and make decisions regarding the operations of the firm is called financial statement analysis. It is basically a study of relationship है among various financial facts and figures के बारे में आपको बताया जाएगा. Yes, financial facts क्या है, financial figures क्या है, from the given set of financial statement में से. So according to the Mayer ने क्या बोला था कि financial statement analysis is largely a study of relationship है among the various financial factors in a business. तो लार्जली क्या है, एक स्टडी है जो रिलेशनशिप है अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस एज डिस्क्लोज बाय अ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट. हमारे पास जो स्टेटमेंट अवेलेबल होगा फ्रॉम दैट स्टेटमेंट हमें सारी चीजों को एनालिसिस करनी होगी. स्टडी ऑफ ट्रेंड्स ऑफ दिस फैक्टर्स एज शोन इन द सीरीज ऑफ द स्टेटमेंट में. सो जो टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो इंक्लूड करता है बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा. नाउ एनालिसिस का मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा बाय मैथोलॉजिकली क्लासिफिकेशन से. मतलब एनालिसिस आप कैसे करोगे, एक सिंप्लीफिकेशन है हमारे फाइनेंशियल डेटा का बाय द मैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब मेथड से उसको हम क्लासिफाई करेंगे गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. नाउ व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डेटा. मतलब इंटरप्रिटेशन में आपको बताना पड़ेगा कि अभी आपने इसको एक्सप्लेन करेंगे भी इसको आपने ऐसा क्यों किया और सिग्निफिकेंस ऑफ द डेटा देना पड़ेगा. सो देयर आर these two are the complementary to each other. तो जहां पे एनालिसिस इज यूजलेस है विदाउट इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रिटेशन विदाउट एनालिसिस इज डिफिकल्ट है और इवन इम्पॉसिबल है. तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दोनों साथ साथ में ही चलते हैं. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. Now, what is the objective and significance of the financial statement analysis? The objective of the financial statement analysis है first कि आप present करो complex financial data को into simplified and understandable form में, आप form में present करें. Judge the financial stability of the enterprise. आपकी जो enterprise है क्या उसके पास financial stability है या नहीं, आप उसको check करेंगे. To measure the short-term and long-term solvency of the enterprise, whether the enterprise is short-term solvent है या long-term solvency है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आप एनालिसिस कर सकते हो. मेजर करो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज को फाइंड करने में. कंपेयर द इंट्रा फर्म पोजीशन, इंटर फर्म पोजीशन एंड पैटर्न पोजीशंस विद इन द इंडस्ट्री में आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा. To assess the future prospectus of the enterprise, क्या ये एंटरप्राइज में फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है या नहीं है, तो वो सब चीजें हमें यहाँ पे चेक करना होगा. So types of financial statement analysis from the viewpoint of its users. From the viewpoint of users, it is classified as first external analysis and internal analysis. तो एक्सटर्नल एनालिसिस क्या बोलता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूजर्स के, दैट पार्टीज एंड पर्संस हु डू नॉट हैव एक्सेस टू डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटरप्राइज कंडक्ट एक्सटर्नल एनालिसिस. दे जनरली डिपेंड ऑन द पब्लिश अकाउंट्स एंड डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स की रिपोर्ट पे वो डिपेंड रहते हैं. दैट इज नोन एज व्हाट एक्सटर्नल एनालिसिस. मतलब जब आपकी कोई कंपनी
कि इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता है आपकी कंपनी की, तो मैं आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन कहाँ से लूंगा? आइदर फ्रॉम द पब्लिश अकाउंट, जो आप अकाउंट्स को पब्लिश करेंगे न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में, वहां से लूंगा, या डायरेक्टर की कोई ऑडिट रिपोर्ट आएगी, या ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट जब देते हैं तब वहां से मुझे पता चलेगा, मतलब मैं बाहर वाला हूँ, दैट इज नोन एज व्हाट, एक्सटर्नल का एनालिसिस। तो आउटसाइडर्स में कौन कौन होते हैं? दे आर क्रेडिटर्स, बैंकर्स, डिवेंचर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्च स्कॉलर्स, ये सब कंडक्ट करते हैं सच टाइप ऑफ एनालिसिस को। नाउ टॉक अबाउट द इंटरनल एनालिसिस, मतलब जो फर्म के अंदर है। The analysis is conducted by the management to know the financial position and the operational efficiency of the organization is known as internal analysis। मतलब आपने अंदर ही अंदर अपने एनालिसिस किया मैनेजमेंट के साथ, ये जानने के लिए कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द हमारी एंटरप्राइज, हमारा मैनेजमेंट, हमारा एंटरप्राइज, हमारी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है। The analysis is carried out is more detail, हर हम लोग उसे डिटेल में ले सकते हैं, एक्सटेंसिव ले सकते हैं, and correct as the management has access to all the information which has been relating to the organization को जो है उससे। Now we talk about the viewpoint of objective। So कहने का मतलब जो था कि व्यू पॉइंट ऑफ यूजर्स में, तो जो यूजर्स थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। पहला था एक्सटर्नल एंड सेकेंड था इंटरनल। Now we talk about from the viewpoint of its objective। Objectivity। So first is from the viewpoint of its short-term analysis। Such an analysis of financial statement is done ताकि आप एग्जामिन कर सके आपकी लिक्विडिटी, मतलब आपकी लिक्विडिटी, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है शॉर्ट टर्म के अंदर में। दैट इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है या नहीं है, वो सब जानने के लिए। सो दैट इज नोन एज व्हाट, शॉर्ट टर्म एनालिसिस। Now we talk about the long-term analysis। Such an analysis of the financial statement is done to examine the long-term financial stability। हम वो बोलते हैं ना दूर की सोचनी चाहिए, मतलब दूर का मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपका फाइनेंशियल जो है पोजीशन स्टेबिलिटी है या नहीं है। दैट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एज वेल एज आपकी फ्यूचर प्रॉफिट, आपकी अर्निंग कैपेसिटी एंटरप्राइज की कैसी है। दैट इज शॉर्ट टर्म एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस। तो आप चिटिविटी में आप लिख देंगे शॉर्ट टर्म एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस। नाउ टॉक अबाउट द टाइम स्पेन के बारे में हम बात करेंगे। तो टाइम स्पेन में दो पार्ट था, फर्स्ट था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड सेकेंड इज वर्टिकल एनालिसिस। So what is the horizontal analysis? It is called the dynamic analysis। horizontal का दूसरा नाम है dynamic। It is a time series analysis है। This analysis is made to review and analyze करने के लिए कि financial statements of number of years and is therefore based on financial data which has been taken for those years से लिया हुआ है। तो ये बताएगा कि आपको जब कंपैरिजन करना है फाइनेंशियल डेटा का फॉर सेवरल इयर्स के साथ अगेंस्ट अ बेस ईयर के साथ, तो आप उसको कंपेयर कर पाएंगे। सो इट इज वेरी यूजफुल होता है फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस के लिए एंड प्लानिंग करने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड प्लानिंग को करने के लिए हेल्पफुल रहता है। देन वी टॉक अबाउट द वर्टिकल एनालिसिस। इसका दूसरा नाम है स्टैटिक एनालिसिस। This analysis is made to review and analyze the financial statements of one particular year only। तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में पता करते हो तो उसे कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। सच एनालिसिस इज यूजफुल होता है इन कंपेयर करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज ऑफ सेम टाइप ऑफ डिवीजन और डिपार्टमेंट इन वन एंटरप्राइज। आई एम रिपीटिंग अगेन, सच एनालिसिस वर्टिकल एनालिसिस जो है वो काफी यूजफुल होता है कंपेयर करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज का ऑफ द सेम टाइप या डिवीजन और डिपार्टमेंट इन वन एंटरप्राइज में।
So ratio analysis and common size statements are important tool है for this type of analysis के लिए. तो वर्टिकल एनालिसिस का जो दूसरा नाम है दैट इज स्टैटिक एनालिसिस. हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम आप बोल सकते हो डायनामिक एनालिसिस. नाउ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फर्म्स अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इज इंट्रा फर्म एनालिसिस एंड इंटर फर्म एनालिसिस. ऐसा हमने पढ़ा था. इंटर फर्म एनालिसिस देखो, मैंने सोचा था कि आप लोग मुझे वहां पूछेंगे सर इंटर फर्म पोजीशन क्या होता है, इंटर फर्म पोजीशन क्या होता है. आपने नहीं पूछा तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब समझ लेते हैं कि इंटर फर्म एनालिसिस किसको बोलते हैं एंड इंटर फर्म एनालिसिस किसको बोलते हैं. This analysis is a comparison of financial statement of enterprise for 2 or more accounting periods के लिए. मतलब एक या दो या दो से ज्यादा साल के लिए हम बोलते हैं कंपेयर करते हैं. It is conducted to determine the trend. आपको ये जानना है कि आपका ट्रेंड क्या है डिफरेंट फाइनेंशियल वेरिएबल्स से over a period of time. So this is known as time series analysis और trend analysis कहते हैं. That is intra firm. इंटरफर्म का मतलब हो गया दिस एनालिसिस इज द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटरप्राइज फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड. मतलब आप सेम अकाउंटिंग पीरियड में आप कंपेयर करते हो दो या मोर एंटरप्राइज को एक साथ. और यहाँ पे था आप कंपैरिजन करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स को. मतलब यहाँ पे आप 2 साल 3 साल ले सकते हो. और इंटरफर्म का मतलब होता है कि आप 2-3 एंटरप्राइज को साथ में कंपेयर कर रहे हो सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में. So it is conducted to determine the relative position of enterprise as compared to other comparative enterprises. Say. So this is known as what? Intra-firm and inter-firm analysis होता है. और इसे हम कहते हैं types of financial statement. So types of financial statement analysis. We discuss now about the tools or techniques of financial statement analysis का. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज आर बेसिकली समराइज्ड होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे बनती है. सो द फिगर्स व्हिच इज बीन गिवन इन दिस रिपोर्ट्स आर टू बी एनालाइज आपको करनी पड़ेगी इन रिलेशन टू अदर फिगर्स जो आपके पास अवेलेबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से. सो इट इज डन टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बिजनेस के लिए. ऑल्सो मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी आप ड्रॉन कर सकते हो विच इज बेस्ड ऑन सच एनालिसिस के ऊपर. So there are number of techniques है, tools है, available है for this purpose. The most commonly used techniques of financial statement analysis जो है, that is comparative statements, common size statements, ratio analysis, cash flow statement. Ratio analysis chapter आपने पढ़ा ही है. उसके बाद आप पढ़ेंगे cash flow statement. और यहाँ पे भी फिलहाल अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे. रेशियो एनालिसिस पे आपका एक चैप्टर ही पूरा अलग है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पे पूरा चैप्टर अलग है, व्हिच यू विल डिस्कस आफ्टर दिस चैप्टर. नाउ वी टॉक अबाउट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट. अब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या है. तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो एक टाइप का आर्ट है जिससे हमें प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. दैट इज income statement and balance sheet of 2 or more years of a firm in such a manner which helps to assess the weak and strong points of the business entity को हम पढ़ते हैं. क्या बोला गया है? Art of presenting financial statement, that is income statement आपका, and balance sheet 2 or more years of a firm. मतलब 2 या 2 से ज्यादा ईयर के फर्म का कंपेयर करते हो इन सच अ मैनर विच हेल्प, आपको हेल्प करेगा एसेस करने के लिए कि आपका वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा आपके बिजनेस एक्टिविटी में. इट मे रिलेट टू डिफरेंट पीरियड्स, दैट इज इंट्रा फर्म ऑफ डिफरेंट फर्म्स बट द सेम पीरियड होना चाहिए, दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन आप कर सकते हो. सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस इज आल्सो नोन एज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं उसको.
So comparative statements are a part of management information system है, and they are internal documents which has been prepared by business and do not form the part of financial statement. चलिए, अब हम सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट पढ़ता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ूंगा, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है ऑफ अ बैलेंस शीट फॉर्म में। ये एनालाइज करेगा ईच आइटम ऑफ एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स का मतलब कम से कम 2 साल तो चाहिए कंपेयर करने के लिए उसी फॉर्म का। सो दैट चेंजेस इन एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब होता है डिफरेंस, एंड उसको बाद में हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप मेजर कर पाओगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज क्या है। आप एनालाइज कर पाओगे कि डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन एब्सोल्यूट रुपीस में कैसे लिखोगे, दैट इज बैलेंसेस ऑन 2 और मोर कंपैरेटिव डेट्स। आप एनालाइज करोगे इंक्रीज और डिक्रीज इन रूपी अमाउंट्स एज वेल एज परसेंटेज बाय टेकिंग द डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर। आपको प्रीवियस ईयर को एज अ बेस मानना होगा क्योंकि आप कंपेयर करोगे तब। टू रिव्यू द फास्ट टू रिव्यू द पास्ट फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को आप कंपेयर करोगे, रिव्यू करोगे देयर इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज इन द करंट ईयर क्या हुआ। नाउ हाउ वी विल प्रिपेयर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब इसका प्रिपरेशन है, अगर आप देखोगे तो आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम प्रीवियस ईयर की अमाउंट आएगी, थर्ड ईयर में करंट ईयर की अमाउंट आएगी, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज दिस इज योर फोर्थ कॉलम, एंड परसेंटेज चेंज इज योर फिफ्थ कॉलम। सो इन बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट आपकी कैसी होगी, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आप लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड। आफ्टर द शेयर होल्डर फंड यू विल राइट डाउन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंडर में आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या है आपकी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या है। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज दैट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये होगा आपका लाइबिलिटी का, इसलिए फिर आप इसका टोटल कर दोगे यहाँ पे, तो ये सब का टोटल आ जाएगा इधर, बेस ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज, एंड परसेंटेज में आएगा एफईडी पार्ट। उसके बाद हम एसेट्स के बारे में बात करेंगे। तो जब आप एसेट्स के बारे में बात करोगे तो एसेट्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नॉन करंट एसेट्स दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, tangible assets, intangible assets, then non-current investment, long-term loans and advances. Second is current assets. Current investment, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, other current assets, and then comes the total. तो ये हो गया आपका एसेट का टोटल। अब ऊपर हम चलते हैं फिर से, तो यहाँ पे लिखा था फर्स्ट कॉलम दैट इज कंपोनेंट और एलिमेंट्स ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर एंटर्ड इन दिस कॉलम। तो आपने इस कॉलम के अंदर में अपनी सारी इंफॉर्मेशन को लिख दिया। सेकेंड कॉलम में आपने लिखा है प्रीवियस ईयर डेटा, दैट इज डेटा दैट इज अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट आर एंटर्ड इन दिस कॉलम में आप एंटर करोगे। थर्ड कॉलम में करंट ईयर का जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा। फोर्थ कॉलम में अब आप कैसे निकालोगे, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज, मैंने बताया था डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो जो करंट ईयर की फिगर है उसको प्रीवियस ईयर की फिगर से माइनस कर दो। सो दैट मींस माय फोर्थ कॉलम कैसे आया, फ्रॉम दिस थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम से आया। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द फिफ्थ कॉलम दैट इज अ परसेंटेज चेंज, तो उसको आप कैसे फाइंड करोगे फिफ्थ को, तो दैट इज एब्सोल्यूट चेंज, मतलब कॉलम नंबर 4 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज कॉलम नंबर 2 इनटू 100। तो यहां से आप फाइंड करोगे दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100 करके। क्लियर? तो ये था आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आफ्टर डिस्कसिंग द प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट फॉर्मेट कंपैरेटिव में, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज अवर इनकम स्टेटमेंट को। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट।
ये बताएगा कि आपका ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, दैट इज आपका नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है फॉर 2 और more अकाउंटिंग पीरियड्स में, so that changes in the absolute amounts and percentage में भी आपको नो पता। So now what are the objectives of the comparative statement of profit and loss और income statement में? तो नंबर 1, आप एनालाइज करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 or more years। सेकेंड, आप एनालाइज करो इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड ऑल्सो टू इन परसेंटेज। टू रिव्यू द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द लास्ट ईयर एंड इट्स लाइकली इफेक्ट्स ऑन द करंट ईयर्स के ऑपरेशन पे। Now, what are the preparations of comparative statements of profit and loss और income statement का? तो चलो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे आपके comparative statement of profit and loss account में। सबसे पहले पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम, previous year second column, current year third column, absolute और change fourth column and this is fifth column। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसीलिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब आपका नेट सेल्स, क्योंकि यहाँ से आपको रेवेन्यू मिलेगा। अदर इनकम में आप लिखोगे कि आपको इनकम कहाँ कहाँ से आई, फिर आप टोटल करोगे टोटल रेवेन्यू फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम व्हिच विल बी रिटन ओवर हियर, और उसका आप टोटल कर देते हो, तो टोटल कम्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम पे इधर आ जाएगा। फिर आपके एक्सपेंसेस, तो व्हाटएवर द एक्सपेंसेस यू हैव यू विल राइट डाउन ओवर हियर। So cost of material consumed, purchase of stock in trade, changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade, employees benefit expenses क्या थे, finance cost, depreciation and amortization, other expenses, एंड बाद में टोटल एक्सपेंस, मतलब ये एक्सपेंस का टोटल होगा। सो दिस इज योर थर्ड कॉलम, या तो आप ए लिख दो और यहाँ पे लिख दिया बी। देन इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको निकालना है, दैट इज ए में से बी को माइनस करोगे टोटल को, तो यू विल गेट द अमाउंट ओवर हियर। उसमें से आपका इनकम टैक्स माइनस होगा और उसके बाद आपको जो भी मिलेगा दैट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो कॉलम होगा दैट इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में 5 कॉलम्स है। पहला कॉलम में आपके पर्टिकुलर्स, ऑल दी इंफॉर्मेशन, जैसे स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्स आर एंटर्ड इन दिस कॉलम। सेकंड कॉलम में आप प्रीवियस ईयर के डेटा को लिखेंगे। थर्ड कॉलम में करंट ईयर के डेटा को लिखेंगे। फोर्थ कॉलम में डिफरेंसेस यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन फिगर्स बिटवीन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का लिखेंगे, दैट इज करंट ईयर्स फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर। एंड फिफ्थ कॉलम में आप लिखोगे परसेंटेज चेंज, सो दैट इज योर एब्सोल्यूट चेंज, मतलब कि आपका फोर्थ कॉलम डिवाइडेड बाय सेकंड कॉलम इनटू 100, सो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। सो ये था आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो आपने दो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़े, पहला पढ़ा आपने बैलेंस शीट का और बाद में पढ़ा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, राइट। सो आई वुड से दैट कि इन फॉर्मेट्स को आपको पहले कॉपी करना है एंड यू हैव टू लर्न आल्सो। इनको लर्न करने से फायदा ये होगा कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज करोगे तब ये फॉर्मेट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको कॉपी करना है। सेकेंडली आपको कॉपी भी करना है ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी, राइट। हेलो फ्रेंड्स, आई होप you all are well. Yes, so today we are going to start with the new chapter. The chapter name is Tools of Financial Statement Analysis, Comparative Statement and Common Size Statement. तो चलिए हम सम सॉल्व करते हैं फ्रॉम द टी एस गरेवाल की बुक में से ऑफ 2020 की। यस, तो हियर वी स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। Yes, so the sum is of Universe Limited. Now, आपको क्वेश्चन में दिया है particulars of 31st March 2019, 31st March 2020, मतलब 2 years की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, and we have been told to prepare the yes comparative balance sheet। तो चलिए we prepare now comparative balance sheet।
So comparative balance sheet of Universe Limited as at March 31st, 2020. First of all, we write down over here serial number, then we write down particulars, note number, then 31st March 19 balance, 31st March 20 balance. So over here we will write down the absolute values as on we can say, and over here we will be writing down the change in values. So over here it will be absolute, that is the difference we are going to write, and then we will find the percentage. Okay, so serial number, note number, absolute values of 31st March 2019, 31st March 2020, that is difference, and then we will find out the percentage. So this is column number 1, column number 2, column number 3, column number 4, column number 5, column number 6, and this is column number 7. Okay, so here we go with this sum. तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन सीरियल नंबर में शेयर होल्डर्स फंड, and the shareholders fund of 31st March 2019 balance is given 15 lakh. 31st March 20 balance is 22 lakh 50,000. Second, we write down non-current liabilities. And non-current liabilities is 7 lakh 50,000. 7 lakh 50,000. Third is current liabilities. Two lakh 50,000. 7 lakh 50,000. Then we will make the total of liability side. Then we will write down about assets. In assets, the fourth will be non-current assets. Non-current assets is 17 lakh 50,000. 26 lakh 25,000. Fifth, current assets. Seven lakh 50,000 and 11 lakh 25,000. And then we will make the total of assets. Now ये है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल ले लेते हैं ऑफ द 2019 का. So 300, 15 and 1, it comes to 25 lakh. Here also we check it out. 17 and this comes to 24 and 1, 25 lakh. Over here, total 5, 17 and 1, 37 lakh 50,000.
37,50,000। तो आपका जो बैलेंस शीट था वो तो टैली हो ही रहा है। आपको इसे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉपी डाउन, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन यू इन द बैलेंस शीट फॉर्मेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, लाइबिलिटीज लिखेंगे। सो व्हेन यू राइट डाउन द लाइबिलिटीज इट हैज टू बी इन ऑर्डर, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज टोटल, देन एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नाउ वी फाइंड आउट द एब्सोल्यूट। So the absolute हम कैसे फाइंड करेंगे? So that is from the fifth column minus fourth column करेंगे। So 22,50,000 minus 15 lakh करेंगे तो you will get 7,50,000। 7,50,000 minus 7,50,000 is dash nil। 7,50,000 minus 2,50,000 तो you will get 5 lakh, right? Now 37,50,000 minus 25 lakh करेंगे तो you will get 12,50,000, and even if you make the total of 7,50,000 and 5 lakh it has to be same, बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, 12,50,000 आ जाएगा। 26,25,000 26,25,000 minus 17,50,000, so you will get 8,75,000। So now 11,25,000 minus 7,50,000, so you will get 3,75,000। So when you make the total of 8,75,000, तो आपको टोटल मिल जाएगा 12,50,000, right? So this is the absolute। कैसे फाइंड किया आपने? From the fifth column minus fourth column किए। Now आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज फाइंड कैसे होगा? Now that is important। तो ये है सिक्स्थ कॉलम डिवाइडेड बाय फोर्थ कॉलम इनटू 100। यस, सो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रफ में कर रहा हूं। 7,50,000 विल डिवाइड टू 15 लाख, आप प्रीवियस ईयर से उसे कंपेयर करेंगे इनटू 100। तो व्हेन यू डू 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख और परसेंटेज निकालेंगे तो यू विल गेट 50%। यहाँ तो डैश आ जाएगा। Over here, it will be 5 lakh divided by 2,50,000 multiplied by 100। So 5 lakh divided by 2,50,000 और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो that will be 200, right? Now 12,50,000 divided by 25 lakh into 100, so that will give you 50। 8,75,000 divided by 17,50,000 into 100, so 8,75,000 divided by 17,50,000, right? और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो that will be 50%। so अब दूसरा निकालेंगे करंट एसेट्स का। So current assets will be 3,75,000 divided by 7,50,000 into 100. So that will also come to 50. 12,50,000 divided by 25 lakh. 12,50,000 divided by 25 lakh into 100 will give you 50। So ये था आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड का सम। तो आई होप आपको परसेंटेज निकालना आ गया होगा, राइट? सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। यस, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड। वेरी गुड, तो ये है सन लिमिटेड। So now see, you have been given the balance sheet, equity and liabilities, shareholders fund, उसके अंदर आपको दे रखा है शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज उसमें आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, थर्ड है करंट लाइबिलिटीज, इन दैट दे हैव गिवन यू ट्रेड पेबल्स एंड देन द टोटल हैज बीन गिवन। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स,
जिसमें टेंजिबल है फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है एंड द टोटल। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल बी डूइंग इज, इन दिस सम इन्होंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट के में ही दे रखा है, तो हम इसको एज इट इज कॉपी करेंगे एंड देन वी विल बी मेकिंग द नेक्स्ट कॉलम, दैट इज कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 7 को हमें प्रिपेयर करना है। सो 1 2 3 4 5 we will prepare as it is. So comparative balance sheet of Sun Limited as at March 31st 2020, serial number, particulars, note number, यहाँ पे हम लिख देंगे 31st March 19 का बैलेंस, over here the balance of 31st March 20, and then over here we will find out the absolute change, and then we will find out the percentage change. Right? चल सबसे पहले है इधर नंबर 1 में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इन दिस द फर्स्ट इज शेयर holders fund, and they have given you share capital. Okay, so first we draw the line. So this is column 1 2 3 4 5 6 and 7. So share capital, they have given you 3 lakh, and over here it is 3,50,000. Number 2, non-current liabilities. Non-current liabilities, that is long term borrowings. So that is 2 lakh and 1 lakh. Third, current liabilities. In this, trade payables. 1 lakh, 1,50,000, and then the total. Now second part is assets. In assets, non-current assets, non-current assets, and in that fixed assets,
given 3 lakh and 4 lakh. Second, current assets. And in current assets, trade receivables. Three lakh, 2 lakh. And total. So 3, 2 and 1 total is 6 lakh. 3 lakh 50, 1 4 lakh 50, 5 lakh and 50 add okay 6 lakh. 3 lakh total is 6 lakh. 4 lakh and 2 lakh total comes to 6 lakh. Right? चल. So now क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट चेंज. अब आप एब्सोल्यूट चेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 3,50,000 माइनस 3 लाख करेंगे तो यू विल गेट 50,000. 1 लाख को माइनस करेंगे 2 लाख में से तो योर बैलेंस इज 1 लाख इन नेगेटिव. 1,50,000 minus 1 lakh, so you will get 50,000. 6 lakh minus 6 lakh, 4 lakh minus 3 lakh, 1 lakh. 2 lakh minus 3 lakh, so 1 lakh. 6 lakh minus 6 lakh, dash. Seventh column. So that is sixth column divided by fourth column into 100. So 50,000 divided by 3 lakh into 100. 50,000 divided by 3 lakh into 100. तो कितना मिलेगा आपको? चलो 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, परसेंटेज निकालेंगे तो 16.67 परसेंटेज. 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 तो ब्रैकेट में आ जाएगा 50 परसेंटेज. 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 तो आंसर इज 50 परसेंटेज. अब यहाँ पे डैश है तो ये भी क्या हो जाएगा? डैश. 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख into 100. So 33.33 परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ही निकालना है आपको. 1 लाख नेगेटिव है डिवाइडेड बाय 3 लाख into 100. सो ये ब्रैकेट में आएगा 33.33. द टोटल इज नेगेटिव. सो 6 लाख माइनस 6 लाख हो जाएगा तो आपका डिफरेंस 0 था, तो इसीलिए यहाँ पर भी आपका परसेंटेज क्या हो गया? डैश. राइट? तो यहाँ पे आपका ये सम खत्म होता है. सो यहाँ पे आपका ये सम खत्म हुआ एंड मूव करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड. ओके, ऑफ Radha Limited as on 31st March 2020, and you have been given the balance sheet format, that is equity and liabilities. shareholder fund में है share capital, reserve and surplus, non-current liabilities, under that long term borrowings, current liabilities, and under that is trade payables. Total is given. Assets, non-current assets, fixed assets में tangible assets, intangible assets, current assets, in current assets, trade receivables, cash and cash equivalents, and then the total. You are required to prepare the comparative balance sheet on the basis of the information given in the above balance sheet. Right? So, we prepare the comparative balance sheet of Radha Limited as at 31st March 2020. तो सीरियल नंबर है आपका, particulars
number, 31st March 19 balance, 31st March 20 balance, absolute change, and percentage. Find करेंगे. Before that, we draw the lines. सबसे अच्छी बात is that they have given you the format only of balance sheet. So format of balance sheet is helping us to make that sum very easy. हम इसे easy कर सकेंगे. No problem. चलिए. First of all, we will copy down the balance sheet and then we will be finding out the absolute change and the percentage. Right? Okay. The first is equity and liabilities. In this, number one, share holders fund. तो शेयर होल्डर फंड फाइंड करेंगे. तो आपका शेयर होल्डर फंड जो है, in that they have given you share capital, second reserves and surplus. So share capital is 10 lakh, 15 lakh, 10 lakh and 10 lakh दे दिया गया है. Second is non current liabilities, and in that is long term borrowings. So that is 2 lakh and 8 lakh, 2 lakh, 8 lakh. Third is current liabilities, and in that it is trade payables, 3 lakh and 5 lakh. And total. चलिए. So over here, 10 lakh, 10 lakh, 2 lakh and 3 lakh comes to total 25 lakh. 15 and 10, 25, 25 and 5, 30 and 8 is 38 lakh. अब इसका एब्सोल्यूट चेंज भी फाइंड कर लेते हैं. 15 lakh minus 10 lakh करेंगे तो you will get 5 lakh. 10 lakh minus 10 lakh is dash. 8 lakh minus 2 lakh is 6 lakh. 5 lakh minus 3 lakh is 2 lakh. 38 lakh minus 25 lakh is 13 lakh. अब आप क्या करेंगे? 5 lakh divided by 10 lakh करेंगे into 100, तो you will get 50%. This will be dash. 6 lakh divided by 2 lakh into 100, so that will give you 30 or 300 percentage.
2 lakh divided by 3 lakh into 100 will give me 66.67 percentage, right? Then 13 lakh divided by 25 lakh into 100. So that will give me 52 परसेंटेज. ऑलरेडी ये परसेंटेज है तो हम साइन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई मैटर नहीं करेगा. तो ये आपने फर्स्ट कंप्लीट किया अबाउट द इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड. चल, एसेट्स में है सबसे पहले नंबर 1 नॉन करंट assets, and in that it is fixed assets. Now fixed assets is again divided into two parts, tangible and intangible. So tangible assets, intangible assets. तो tangible assets है आपका 15 lakh and this is 25 lakh. This is 5 lakh and 5 lakh. Second, current assets, trade receivables, cash and cash equivalent, and then we will go with the total. So over here we have to extend our lines. तो हम इससे पहले extend कर लेते हैं lines को. So trade receivables, अगर हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स का, तो ट्रेड रिसीवेबल्स इज गिवन टू यू 3,50,000 and this is 6 lakh. Cash and cash equivalent 1,50,000, 2 lakh. 25 and 5 30 and 6 36 and 2 38 lakh. 15 and 5 20 3 24 and 25. एब्सोल्यूट चेंज. फिर 25 लाख में से आप 15 लाख को माइनस करेंगे तो दैट इज 10 लाख. 5 lakh minus 5 lakh dash 6 lakh minus 3 lakh 50,000 is 2 lakh 50,000 and 2 lakh में से आप 1 lakh 50,000 को माइनस करेंगे तो you will get 50,000. परसेंटेज फाइंड करना है तो 10 lakh divided by 15 lakh into 100. So 5 2s and 5 3s are 200 divided by 3 will be 66.67 percentage. 2,50,000 divided by 3,50,000 into 100. 5 की टेबल से जाएगा 5 and 7. 500 को 7 से डिवाइड करें तो you will get 71.43. 50,000 divided by 1,50,000 into 100. So 1 divided by 3, that is 100 divided by 3 is 33.33 percentage. 38 lakh को आप 25 lakh से माइनस करेंगे तो you will get 13 lakh. And 13 lakh को डिवाइड करेंगे 25 lakh से तो you will get 52 percentage. ये ऑलरेडी आपने ऊपर फाइंड किया है ये सेम वे, तो ये टैली हो गया, राइट? तो यहाँ पे आपका सम नंबर 3 कंप्लीट होता है. मूव करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं.
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फॉलोइंग इज समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ WYE लिमिटेड एज एट 31st March 2020. यस, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं, दैट इज WYE लिमिटेड. So over here you have been given particulars: equity and liabilities, shareholders fund, share capital, equity share capital, preference share capital, reserve and surplus आपको दे दिया गया है. नॉन करंट लाइबिलिटीज में दे हैव गिवन यू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. करंट लाइबिलिटीज में दे हैव गिवन यू ट्रेड पेबल्स, दैट इज क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड टोटल. एसेट्स दे दिया है नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. करंट एसेट्स में दिया है ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड टोटल. नाउ यहाँ पे हमने अब क्या चीज नोट करी, दैट इज नोट टू अकाउंट दिया हुआ है आपको. यस, नोट टू अकाउंट में लिखा है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन है एंड 8% डिवेंचर्स है. तो ऊपर की जो बैलेंस शीट आपको दे रखी है वहां पे आप जाइए और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में उसे टिक कर दीजिए, और ताकि आपको वहां पे ध्यान रहे कि आपको ये बैलेंस वहां पे कॉपी करना है, राइट, इन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में. यस, तो क्योंकि ये आपको क्या दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है, इसीलिए तो ये क्लियर हो जाएगा. और ऐसे भी वहां पे देखो नोट लिखा ही है, नोट में 1 एंड 2, राइट. सो इट इज वेरी मच क्लियर देन, आप देख ही सकते हैं. एंड लॉन्ग टर्म तो इसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन. क्या बोलेंगे इसे हम? सिक्योर्ड लोन बोलेंगे. एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दे दिया गया है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी दे हैव गिवन यू 1,10,000. दैट मींस पता है कि बैंक बैलेंस कितना है, कैश इन हैंड आपके पास कितना है. ओके, तो लेट अस मेक द कंपैरेटिव बैलेंस शीट. सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट of WYE Limited as at 31st March 2020. Serial number, particulars, note number 31st March 19, 31st March 20, absolute change, and percentage change. We draw the lines. ड्रॉ लाइन को एक्स्ट्रा ड्रॉ करना ही है, बट पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं हमारा लाइबिलिटी पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इसमें नंबर 1 है शेयर होल्डर्स फंड. सो इन शेयर होल्डर फंड में नंबर ए है शेयर कैपिटल. और शेयर कैपिटल में आपको दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी है, इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल. सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 4 लाख. दिस इज ऑल्सो 4 लाख. 1 लाख. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख. बी रिजर्व्स एंड सरप्लस is given 1,10,000, 1,20,000,
सो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट कम्स टू 10,000. सो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 10,000 करेंगे तो यू विल गेट 9.09%. यस, 10,000 divided by 1 lakh 10,000 into 100. Now we talk about the second part is non-current liabilities. Non-current liabilities और इसमें है A long term borrowings और उसको आप बोल सकते हैं secured loan. ओके, सो secured loan इज कितना दिया हुआ है आपको 4,50,000 and this is also 4,50,000. B long term provisions 1,50,000. दोनों का डिफरेंस 50,000. तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 तो 50% आएगा, राइट. थर्ड इज करंट लायबिलिटीज. तो इसमें है ट्रेड पेबल्स and B is short term provisions. Short term provisions. So trade payable 3,30,000. Over here this is 5,30,000. This is 50,000 and this is also 50,000 and then you make the total, right? So 5,30,000 में से 3 लाख जाएगा तो 2 लाख. 2 लाख को आप डिवाइड करेंगे 3,30,000 से. यस, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3,30,000 तो योर आंसर वुड बी नियर अबाउट 60.61. 50,000 माइनस 50,000 डैश आ गया और अब इसका टोटल. तो आपको टोटल करना है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 60, 10 लाख 60, 10 लाख 60, 11 लाख 60, 1160 में 3 आप ऐड करेंगे 3,30,000 प्लस 50,000 करेंगे तो यू विल गेट 15,40,000, राइट. 4 and 1 5, 6, 6 and 4 10, 11, 11 and 1 12 and 5 17 lakh. तो 17 लाख में से 15,40,000 गया तो यू विल गेट 1,60,000. सो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 15,40,000 इंटू 100. इसे आप सॉल्व करेंगे एंड गेट द आंसर करेंगे तो अप्रॉक्स यू विल गेट द आंसर 10.39. अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको जाना है. ओके, चलिए नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एसेट पार्ट. सो एसेट्स में सबसे पहले है आपका नॉन करंट एसेट्स. In non-current assets, first is fixed assets and second is non-current investment. Non-current investment. So 10,40,000, 9,90,000. This is 1 lakh
and over here also 1 lakh. So जो difference है that is in minus 50,000. So 50,000 divided by 10 lakh 40,000 into 100, 4.81 dash and dash. Second is non current assets, तो हो चुका है हमारा. Now we talk about the current assets. तो इन करंट एसेट में सबसे पहले है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज इट इज, 1 and 2. So trade receivable is 3 lakh and over here it is 5 lakh. 1 lakh, 1 lakh 10,000. So जो difference है 5 lakh minus 3 lakh that is 2 lakh. 1 lakh 10,000 minus this is 10,000. 2 lakh divided by 3 lakh into 100 will give you 66.67. 10,000 divided by 1 lakh into 100 will give you 10%. Now you make the total. Yes, आप टोटल कर देंगे. सो अभी आपका टोटल में कितना आएगा? 10 and 1 11, 12 13 14 15 lakh 40,000. 9 10 11 12 and 5 17 lakh. तो 1,60,000 का डिफरेंस. so 1,60,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख 40,000 अपने ऊपर ही निकाला है लाइबिलिटी में, तो यही टोटल आप कॉपी कर देंगे एज इट इज. सो 10.39%. राइट. सो ओवर हियर वी कैन से दैट दिस सम जो हमने बनाया है अभी किया है वो कंप्लीट होता है. सो जितने भी सम्स है इस तरीके से आपके कंपैरेटिव बैलेंस शीट के वो आपको होमवर्क में करने हैं. राइट. सो आई होप आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट के सम नंबर 1 2 3 एंड 5 में कोई डाउट नहीं होगा. हाँ, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किया है. इन एग्जाम यू इट विल टेक अ टाइम टू यू बट ट्राई टू डू इट फास्ट. जितना आप रिड्यूस कर सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डेफिनेटली रीच मी ऑन 7600828696 पे आप मुझ पे पहुंच सकते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर.